अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। पहले की वीडियोस के अंदर हमने प्रोसेस स्केजुलिंग के बारे में पढ़ा और प्रोसेस स्केजुलिंग के जितने भी एल्गोरिदम्स थे उनको डिस्कस किया। इस आज के लेक्चर के अंदर हम मल्टीपल प्रोसेसर स्केजुलिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे या जो चैलेंजेस हैं मल्टीपल प्रोसेसर्स के लिए उनको डिस्कस करेंगे। पहली हमारी सारी डिस्कशन जो थी, जितनी भी हमने पहली दो वीडियोस के अंदर प्रोसेस स्केजुलिंग से रिलेटेड की, वो सारी सिंगल प्रोसेसर से रिलेटेड थी। इन दीज डेज यू ऑल नो कि हमारे यहाँ मल्टीपल प्रोसेसर या मल्टी कोर प्रोसेसर ही यूज होते हैं आजकल। तो मल्टीपल प्रोसेसर के में को स्केजुलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, आज के लेक्चर के अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे। जब भी हम मल्टीपल सीपीयूज की या मल्टीपल प्रोसेसर्स की बात करते हैं तो नो डाउट हमें एफिशिएंसी अच्छी अचीव होती है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन अचीव होती है, लेकिन इसके साथ साथ जो मैनेजमेंट के चैलेंजेस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफरेंट किस्म के प्रोसेसर्स को मैनेज करना पड़ता है एज कंपेयर टू द मैनेजिंग ऑफ सिंगल प्रोसेसर। सो scheduling problems become more complex। डिफरेंट किस्म की इसमें भी पॉसिबिलिटीज ट्राई जाती रहती हैं रिसर्च के साथ, लेकिन जैसे हमने सिंगल प्रोसेसर में काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स पढ़े, जिसमें आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी क्यू, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, ये एल्गोरिदम्स हमने डिस्कस किए। तो हर एल्गोरिदम के अपने ही कुछ ड्रॉबैक्स थे, अपने ही कुछ फायदे थे। इसी तरह से मल्टीपल प्रोसेसर्स के लिए भी डिफरेंट किस्म की एफर्ट्स की जा चुकी हैं। पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे कि स्केजुलिंग के किस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं मल्टीपल प्रोसेसर के केस में। यहाँ पे होमोजीनियस, अगर तो आपका सिस्टम होमोजीनियस प्रोसेसर वाला है, होमोजीनियस प्रोसेसर से मुराद ये है कि आपके जितने भी प्रोसेसर्स हैं, जितने भी प्रोसेसर्स हैं वो सेम स्ट्रक्चर और सेम नेचर। जो एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हैं वो फंक्शनैलिटी के हिसाब से सिमिलर हैं। तो वहाँ पे तो आपको सारे प्रोसेसर्स के लिए एक क्यू अवेलेबल हो सकता है, एक जेनेरिक क्यू हो, उस क्यू रेडी क्यू सारों में शेड हो, सारे प्रोसेसर्स जो हैं वो उसी क्यू से प्रोसेस को उठाएं और उठा के एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं इसको। लेकिन अगर होमोजीनियस प्रोसेसर्स के अंदर भी इश्यूज आ सकते हैं। सपोज a system with an IO device attached to a private bus of one processor। अगर किसी एक प्रोसेसर की प्राइवेट बस से कोई सिस्टम अटैच है तो वहाँ पे आपको प्रोसेस स्केजुलिंग के अंदर इशू आएंगे। जो डिफरेंट किस्म की अप्रोचेस हैं मल्टीपल प्रोसेस स्केजुलिंग में, उसमें एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है। सपोज आपके एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, हम कहते हैं जी कि यहाँ पे 3 प्रोसेसर्स हैं, PR1 और PR2, PR3,
यानी जी 4 प्रोसेसर्स हैं, PL4। एक प्रोसेसर को मास्टर लेवल का कंट्रोलर बना दिया जाता है, बाकी 3 प्रोसेसर यूजर लेवल के प्रोसेसेस को डील कर रहे होते हैं। जो सिंगल द एग्जीक्यूट ओनली यूजर कोड सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग आपकी सिंपल है। एक प्रोसेस, उसकी वजह ये है कि सिंपल मास्टर लेवल का जो प्रोसेस है वही सिस्टम लेवल के डाटा स्ट्रक्चर को एक्सेस कर रहा होता है, और दूसरे प्रोसेसेस जो हैं वो यूज़र लेवल, दूसरे जो प्रोसेसर्स हैं वो यूज़र लेवल के प्रोसेसेस को एक्सेस कर रहे होते हैं। इसको हम होमोजीनियस प्रोसेस और एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसमें एक मास्टर लेवल का प्रोसेसर है जो कि सिस्टम लेवल के कंट्रोल के काम कर रहा है, बाकी जो है वो यूज़र लेवल के प्रोसेसेस हैं। सपोज सिस्टम लेवल की जब फंक्शंस की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि स्केजुलिंग के डिसीजंस, आईओ की प्रोसेसिंग और दूसरी सिस्टम लेवल की एक्टिविटीज जो है वो मास्टर लेवल का प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा दूसरी जो अप्रोच है मल्टी प्रोसेसिंग में वो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है, जिसमें हर प्रोसेसर की अपनी स्केड्यूलिंग होती है। All processes in common ready queue और each has its own private queue of ready process। यानी कि एक से ज्यादा प्रोसेस उसमें मास्टर लेवल का कोई प्रोसेस नहीं होगा, उसमें मास्टर लेवल का कोई प्रोसेस नहीं होगा। सारे के सारे प्रोसेसेस की सेम लेवल होगा, सारे के सारे प्रोसेसेस का अपना स्केड्यूलिंग होगा। डिफरेंट हर प्रोसेसर का अपना क्यू भी हो सकता है, रेडी क्यू भी हो सकता है, या वो क्यू शेयर भी कर सकते हैं। इसको हम सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसमें एक आपका कंट्रोलर नहीं होता। नॉर्मली जो रीसेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट ही यूज किया जाता है। इसके बाद एक आपका कॉन्सेप्ट है प्रोसेस एफिनिटी। एफिनिटी से मुराद के किसी एक प्रोसेस का किसी एक पर्टिकुलर एक प्रोसेसर से ताल्लुक बन जाता है। प्रोसेस हैज अफिनिटी फॉर प्रोसेसर ऑन विच इट इज करंटली रनिंग। सपोज एक प्रोसेस, यहाँ पे हम कहते हैं कि एक प्रोसेस जो है वो P1 है और वो फर्स्ट टाइम जो चला था वो इस प्रोसेसर के ऊपर उसने एग्जीक्यूट किया था। अब प्रोसेसर अफिनिटी क्या कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब दोबारा वो एग्जीक्यूशन के लिए आए, सो वो सपोज वो आईओ के लिए गया था या उसको इंटरप्ट कर दिया गया था, रेडी क्यू में चला गया था। अब ये जब दोबारा वापस प्रोसेसर को जब चला गया था बाहर वेटिंग में चला गया या इंटरप्ट कर दिया गया, जब दोबारा वापस आए तो वो इसी प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाए। उसकी वजह ये हो सकती है कि जब पहले दफ़ा ये प्रोसेस P1 इस प्रोसेसर पे अपलोड होगा तो वो सपोज टॉप वाला प्रोसेसर जो हम शो करवा रहे हैं यहाँ पे, तो ये इस प्रोसेसर की कैशे को पॉपुलेट करेगा, इस वाले प्रोसेसर की कैशे को पॉपुलेट करेगा। अगर सपोज दोबारा इसको ये वेटिंग में गया या टाइम स्लाइस वट एवर द एल्गोरिथम वाज देयर, दोबारा जब ये आया तो इसको इस वाले प्रोसेसर को असाइन कर दिया गया, तो उस वक्त उसकी कैशे वहां से क्लियर करना और फिर इस वाली कैशे को दोबारा रिपॉपुलेट करना एक एक्स्ट्रा हेड होगा।
तो इसलिए प्रोसेसर एफिनिटी सपोर्ट करती है एफिशिएंसी में, किसी भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन में, कि एक प्रोसेस जो जिस पहले प्रोसेसर पे चल गया था या जिस कोर पे चल गया था दोबारा वो उसी कोर पे चले। आगे हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं जो कि हमारी इससे कॉन्ट्राडिक्ट भी करेंगे, फिर उसमें हम देखेंगे कि चॉइस आपकी क्या होनी चाहिए। अच्छा, इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, सॉफ्ट एफिनिटी और हार्ड एफिनिटी। सॉफ्ट एफिनिटी क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अप्लाई करता है एफिनिटी, लेकिन अलाउ होता है कि एक प्रोसेसर किसी दूसरे एक प्रोसेसर्स के दरमियान माइग्रेट कर सकता है, एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर की तरफ जा सकता है। ये इसके अगेंस्ट हार्ड एफिनिटी क्या है? हार्ड एफिनिटी कहते हैं कि ऐसी सिस्टम कॉल आपके पास अवेलेबल होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो कि एफिनिटी को हार्डली इम्प्लीमेंट करती हैं, कि ऐसा नहीं हो सकता कि इस प्रोसेसर पे जो पहले प्रोसेस चला था वो अगली दफ़ा इस पे चल जाए, या उससे अगली दफ़ा इस प्रोसेसर पे चल जाए, वो सेकंड टाइम इसी प्रोसेसर को में लोड किया जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास अगले कॉन्सेप्ट्स हैं सीपीयू स्केलिंग में न्यूमा एंड सीपीयू स्केजुलिंग। न्यूमा क्या है जी? नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। न्यूमा का प्रॉब्लम तब आ सकता है जब आपके पास सीपीयू प्रोसेसर्स डिफरेंट बोर्ड्स के ऊपर अवेलेबल हैं। सपोज यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर इस प्रॉब्लम को दिखाया गया है कि एक्चुअली इस प्रॉब्लम को डिस्कस इसलिए किया जा रहा है कि ये भी प्रोसेस स्केजुलिंग के लिए एक चैलेंज होगा, कि अगर सपोज आपका ये वाला प्रोसेसर, सपोज आपका ये वाला प्रोसेसर, ये वाला सीपीयू जिसको लिखा हो प्रोसेसर, अपने ही बोर्ड के ऊपर अवेलेबल मेमोरी को एक्सेस करता है, तो ये उसकी फास्ट एक्सेस होगी। सपोज अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम है, प्लीज कीप इन माइंड हम अभी मल्टी कोर की बात नहीं कर रहे, हम मल्टीपल प्रोसेसर्स की बात कर रहे हैं। तो मल्टीपल प्रोसेसर्स के अंदर आपके जो डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं वो डिफरेंट बोर्ड्स के ऊपर अवेलेबल हो सकते हैं। अब अगर इस प्रोसेसर ने मेमोरी एक्सेस करनी है अपने ही बोर्ड के ऊपर, तो वो उसकी फास्ट एक्सेस होगी एज कंपेयर टू कि ये किसी दूसरे बोर्ड से जाके मेमोरी एक्सेस करता है, तो ये इसकी फास्ट मेमोरी एक्सेस नहीं होगी, ये स्लो मेमोरी एक्सेस होगी। तो जब हम सीपीयू स्केलिंग मल्टीपल प्रोसेसर में करते हैं, तो हमारे लिए न्यूमा के एक चैलेंज भी डेफिनेटली अवेलेबल होता है। स्केजुलर को ये चीज़ें भी मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। इसके अलावा और जो मल्टीपल प्रोसेसर्स की स्केजुलिंग में इश्यूज आ सकते हैं, एक उसका लोड बैलेंसिंग का मेजर प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कभी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि हम प्रोसेसर अफिनिटी के अगेंस्ट जाएं। प्रोसेसर अफिनिटी के अगेंस्ट जाने से मुराद ये है कि आपने अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स आपके अवेलेबल हैं, तो आपने उनमें लोड बैलेंस्ड रखना है। लोड इम्बैलेंस कैसे हो सकता है, इसकी हम मिसाल इस तरह से ले सकते हैं। सपोज ये आपके पास 3 प्रोसेसर्स हैं, आपके पास जो भी प्रोग्राम था एग्जीक्यूशन के लिए आया, हमने उस उसका कुछ पार्ट ना लोड का इस प्रोसेसर को दे दिया, कुछ पोर्शन, ठीक है जी, ज़्यादा कुछ प्रोसेसिंग का पार्ट इसको दे दिया और कुछ प्रोसेसिंग का पार्ट इसको दे दिया। अब हुआ यूं
सपोज ये अगर आपका प्रोसेसर 1 है, ये आपका प्रोसेसर 2 है और ये आपका प्रोसेसर 3 है। इंस्ट्रक्शंस जो P1 के पास अवेलेबल थी वो एग्जीक्यूट जल्दी हो गई। सपोज उसमें सीपीयू बर्स्ट इंस्ट्रक्शंस कम थी, उसने अपनी इंस्ट्रक्शन सारा का सारा लोड जो उसको एग्जीक्यूट कर लिया। बट P2 अभी हैवीली लोडेड है, P3 भी अभी हैवीली लोडेड है। उसके लिए जो क्यू में अवेलेबल प्रोसेसेस हैं वो ज़्यादा अभी अवेलेबल हैं जिनको उसने एग्जीक्यूट करना है। बट आपका P1 जो है वो फ्री हो चुका है। P1 से मुराद प्रोसेसर 1 जो है वो आपका फ्री हो चुका है। इन दिस केस सिस्टम ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए, स्केड्यूलिंग ऐसी डिज़ाइन होनी चाहिए कि जो बिजी प्रोसेसर है वहाँ से प्रोसेसेस को उठा के जो आइडल प्रोसेसर हो चुका है उसको कर दिया जाए, लोड को बैलेंस कर दिया जाए। इससे मुराद यही है, लोड बैलेंसिंग से मुराद यही है कि आपने जो आइडल हो गया था, फ्री हो गया था प्रोसेसर, उसको जो बिजी प्रोसेसर थे उनका कुछ पोर्शन दे दिया कि उनके अवेलेबल प्रोसेसेस का कुछ पोर्शन दे दिया कि वो क्या है, अब वो P1 भी साथ साथ एग्जीक्यूट होता रहे। क्योंकि हमें मैक्सिमम टाइम एफिशिएंसी तभी अचीव होगी अगर सारे के सारे प्रोसेसर्स जो हैं वो बैलेंस्ड लोड के साथ चल रहे होंगे। तो इसको हम लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अब लोड बैलेंसिंग आपकी दो दो तरह से हो सकती है। एक जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है कि पुश माइग्रेशन, जिसमें आप एक प्रोसेसर से प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस की तरफ माइग्रेट करते हो। पुश माइग्रेशन ये है कि आप एक अलग से चेक लगा दो, एक अलग से मॉड्यूल बना दो जो कि पीरियोडिकली कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद इन तीनों प्रोसेसेस को चेक करता रहे कि इनके ऊपर लोड बैलेंस चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर कोई एक प्रोसेसर सपोज ये आइडल होता है तो वो दूसरे प्रोसेसर का प्रोसेस इसको माइग्रेट करवा दे मॉड्यूल, जो चेकिंग का मॉड्यूल है, कंट्रोल मॉड्यूल है जो कि पीरियोडिकली इसको चेक करता जा रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट लोड बैलेंसिंग के लिए जो है वो है पुल माइग्रेशन। पुल माइग्रेशन ये है कि हम कोई कंट्रोल नहीं रखते, कोई ऐसी पीरियोडिकल चेक नहीं रखते। हाँ, हर प्रोसेसर की इंडिविजुअली ये जिम्मेदारी होती है कि सपोज अगर जैसे हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं, ये वाला प्रोसेसर आपका फ्री बैठ गया है, ये वाला प्रोसेसर अगर फ्री हो गया तो ये खुद से दूसरे प्रोसेसर को देखे कि अगर उनके पास कोई एक्स्ट्रा प्रोसेसेस ऐसे अवेलेबल हैं तो उनके साथ लोड शेयर कर ले। यानी कि अगर सपोज ये डिफरेंट क्यूज यूज कर रहे थे तो वो उन वाले क्यूज से डाटा पुल कर ले। ये प्रोसेसर खुद जब फ्री हुआ है तभी साथ वाले क्यू को चेक करे और उस क्यू में से प्रोसेसर खुद से ये वाला प्रोसेस को पुल कर ले, जिसको हम पुल माइग्रेशन कहते हैं। तो ये दो तरह से लोड बैलेंसिंग किया जा सकता है, एक पुश माइग्रेशन और एक पुल माइग्रेशन। पुश माइग्रेशन में आपके पास पीरियोडिकली चेक्स अवेलेबल होते हैं, वो फिर लोड बैलेंस करता है। और पुल माइग्रेशन में जब भी कोई प्रोसेसर आइडल होगा या फ्री होगा तो वो दूसरे प्रोसेसर से डाटा जो कि बिजी हैं वहाँ से प्रोसेस गेट कर लेगा, उनके क्यूज से प्रोसेस को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो कि डेफिनेटली हमारी रिसेंट जितने भी सिस्टम्स आ रहे हैं वो मल्टी कोर प्रोसेसर सिस्टम है। मल्टी कोर से मुराद कि आप जैसे
पिछली स्लाइड पे हम बात कर रहे थे कि प्रोसेसर जो हैं वो डिफरेंट बोर्ड्स पे हो सकते हैं। इसमें मल्टी कोर से मुराद है कि एक ही चिप के ऊपर एक से ज़्यादा कोर्स अवेलेबल हों। जो एक से ज़्यादा कोर्स अवेलेबल होने से मुराद ये है कि ऐसा ही है कि एक ही चिप के ऊपर एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स। ये कॉन्सेप्ट्स हमने अपने पहले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किए हुए हैं। तो मल्टी कोर प्रोसेसर सिस्टम्स के लिए अपने डिफरेंट नौइयत के स्केजुलिंग के चैलेंजेस हो सकते हैं। इसमें आपके डेफिनेटली ये मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम से फास्टर हैं और लेस पावर कंज्यूम करते हैं। तो थ्रेड्स पे काम करते हैं, हर कोर के लिए थ्रेड जनरेट किए जाते हैं। इसमें हमने क्लास में पहले भी डिस्कस किया कि कुछ हार्डवेयर लेवल के थ्रेड्स होंगे और कुछ यूज़र लेवल के थ्रेड हैं। कुछ यूज़र लेवल के थ्रेड्स और कुछ मल्टी कोर प्रोसेसर्स के में स्केजुलिंग के चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं स्केजुलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम एक इशू डिस्कस करेंगे जो कि आपका मेमोरी स्टॉल का है। मेमोरी स्टॉल क्या है, किस तरह से अकर हो सकता है। हम ये पढ़ चुके हैं पहले कि एक कोर के लिए आपका हार्डवेयर लेवल का एक थ्रेड जनरेट किया जाता है, एक यूज़र थ्रेड और एक हार्डवेयर थ्रेड। अब जब प्रोसेसर्स ने डाटा फेच करना होता है मेमोरी से, तो उस वक्त उसको काफ़ी वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाया गया है जिसमें टाइम के अंदर किसी एक थ्रेड के लिए मेमोरी साइकिल और कंप्यूटिंग साइकिल शो करवाया गया है। तो जब सी जहाँ पे है ये कंप्यूट साइकिल है और एम जो है वो मेमोरी साइकिल को शो करवा रहा है। ये वो टाइम है जो किसी प्रोसेसर को वेट करना पड़ सकता है, किसी प्रोसेसर को वेट करना पड़ सकता है मेमोरी से डाटा आने तक का। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर टाइम को देखें तो सबसे पहले कंप्यूटिंग साइकिल है, ठीक है जी, कंप्यूटिंग साइकिल है ये वाला। अब कंप्यूट करने के बाद उसको मेमोरी से डाटा चाहिए था। जब उसने मेमोरी से डाटा मांगा तो ये वाला डिले आया एक साइकिल, यानी कि कंप्यूटिंग में नहीं गुजरा, वो आपका मेमोरी से डाटा उठाते हुए साइकिल कंप्यूट, वो टाइम जिस मेमोरी डिले की वजह से टाइम आपका यहाँ पे डिले आ गया। फिर कंप्यूटिंग साइकिल, फिर मेमोरी डिले, फिर कंप्यूटिंग साइकिल, फिर मेमोरी। तो ऐसा हो सकता है कि 50% ऑफ योर प्रोसेसर टाइम is consumed in the delay because of the data available from the memory। तो इसका सोल्यूशन जो मल्टी थ्रेडेड मल्टी कोर सिस्टम में किया जाता है कि वो हर कोर के लिए आपके दो थ्रेड्स जनरेट कर दिए जाते हैं हार्डवेयर लेवल के। जैसे यहाँ पे थ्रेड 0 है और थ्रेड 1 है। अब जब एक थ्रेड सपोज यहाँ पे जैसे उसने एक डायग्राम में भी प्रेजेंट किया है कि थ्रेड 0 कंप्यूटिंग साइकिल चला रहा था, ठीक है। जब थ्रेड 0 को मेमोरी से डाटा की ज़रूरत पड़ी है, यानी कि मेमोरी डिले है, एट दैट टाइम थ्रेड 1 जो है वो कंप्यूटिंग साइकिल चला रहा है। जब वो उसको मेमोरी की ज़रूरत पड़ी है तो आपने यूँ कहा कि उस वक्त थ्रेड नॉट जो है वो कंप्यूटिंग साइकिल चला रहा था। तो लॉजिकली हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि सपोज अगर आपके पास एक 2 कोर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर है जिसमें 2 कोर्स हैं, तो यहाँ पे हमने चूँकि हार्डवेयर लेवल पे दो थ्रेड्स जनरेट कर दिए हैं, ठीक है जी। तो हम ऐसा कह सकते हैं मेमोरी स्टॉल से बचने के लिए हम कह सकते हैं कि लॉजिकली 4 प्रोसेसर्स यहाँ पे चल रहे हैं। चूंकि जब थ्रेड 0 मेमोरी पे जाता है तो उस वक्त एक और थ्रेड अवेलेबल है हार्डवेयर लेवल का
जो इसी सपोज ये हमारे पास इस कोर की बात हो रही है, ये वाली कोर की, तो जब आपका थ्रेड 0 कंप्यूटिंग के बाद मेमोरी पे जाएगा, मेमोरी साइकिल उसका डिले आएगा, उस वक्त थ्रेड 1 जो है वो कंप्यूटिंग कर रहा होगा, मीन के इस वाली कोर को यूज कर रहा होगा। फिर जब वो मेमोरी पे जाता है ये कंप्यूटिंग पे आ जाता है, जब वो कंप्यूटिंग पे जाता है तो ये मेमोरी पे आ जाता है। तो इस तरह से हम मेमोरी स्टॉल का जो एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मल्टी कोर प्रोसेसर सिस्टम्स के अंदर जो स्केड्यूलर हैं उनको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है कि आप एक से ज़्यादा थ्रेड्स को क्या करें, स्केड्यूल करें इस तरह से कि किसी किस्म का डिले ना आए, जो कि आपको पहले मेमोरी डिले के केस में आ रहा था। हमारा प्रोसेस स्केड्यूलिंग का मल्टी कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यही पॉइंट डिस्कस करने थे। अब आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है जो आप लोग खुद से करेंगे कि अब मल्टी कोर में एक चीज़ याद रखिएगा कि अब हर कोर का अगर अपना क्यू है तो उस पर डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम्स अप्लाई हो सकते हैं, राउंड रॉबिन हुआ है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हुआ है, वट। तो वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक जो स्केड्यूलिंग के एल्गोरिदम है वही जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं पहले वाली 2 वीडियोस के अंदर। अब आपका यहाँ पे एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए जो आपने सॉल्व करनी है कि आपने देखना है जी कि आपने write down the scaling policies used in different versions of Linux and Windows operating system। जब से लिनक्स बना उसके डिफरेंट किस्म के जो वर्जन्स आए उनमें कौन कौन सी स्केड्यूलिंग की पॉलिसीज यूज़ की गई, और इसी तरह से विंडोज़ जब से जनरेट हुआ डिफरेंट किस्म के वर्जन्स आए तो आपने उसमें स्केड्यूलिंग की पॉलिसीज लिखनी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है इसको आपने डिटेल के साथ लिखना है कि विंडोज़ 10 के ऊपर जो विंडोज़ का रिसेंट वर्जन चल रहा है उस पे स्केड्यूलिंग की कौन सी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। इस चीज़ को आपने होम असाइनमेंट के तौर पे करना है। जी हमारा स्केड्यूलिंग का यहीं तक का टॉपिक था। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।